बट वाटर, ठीक है। हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट कर लिए, प्रोटीन कर लिया, फैट्स कर लिया। अभी आज हम वाटर के बारे में जानेंगे, ओके, कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों जरूरी है, एंड आउटपुट इनपुट कैसे होता है। तो वाटर कंप्राइजेज अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। अगर बॉडी वेट अगर 100 है तो उसका 2/3 जो पार्ट है दैट इज वाटर ओनली। सॉलिड पार्ट 1/3 होता है। And is the medium of solvent in which almost everybody processes takes place both inside and outside the cell. तो ये एक मीडियम है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं चीजें, लाइक ब्लड का जो मीडियम है दैट इज लिक्विड ओनली वाटर। तो उसके मीडियम की हेल्प से ब्लड जो है पूरी बॉडी में इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इफ इट इज अगर ये सॉलिड होता तो फिर ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता। तो वाटर इज वेरी एसेंशियल पार्ट इन आवर बॉडी। द नीड ऑफ कंसिस्टेंसी भी एक होती है, एक फिक्स कंसिस्टेंसी है। अगर उस कंसिस्टेंसी से थिक हो गया तो फिर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एंड जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो प्रिसिपिटेट होने लग जाएंगे, बॉडी में स्टोर होने लग जाएंगे। देन इट मे कन्वर्ट टू पॉइजनस थिंग्स। सो जो उसका कंसिस्टेंसी है, जो पीएच है, वो मेंटेन रहना जरूरी है। द नीड ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर इज सेकेंड ओनली टू its need of air and can survive for weeks without food but only a few days without water, ठीक है। रह सकते हैं हम बिना पानी के, लेकिन कुछ ही दिन तक रह सकते हैं। एक जैन धर्म में कुछ फास्ट करते हैं वो लोग, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक फास्ट होते हैं, उसमें एक फास्ट होते हैं इसमें 8 दिन तक वो बिना पानी एंड खाना के रहते हैं। तो वो लिटरली मैंने देखा है कि बिना पानी के वो सरवाइव कर लेते हैं। सो वाटर कम्स फ्रॉम सॉलिड फूड as well as from drinks and is lost by evaporation in the breath. मगर in science we never recommend कि आप पानी के बिना कोई फास्ट करिए। ये बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। आप फूड छोड़ सकते हैं, स्पेशली कुक्ड फूड छोड़ सकते हैं। फ्रूट जो मैं रेकमेंड करती हूँ, अगर किसी को फास्ट करना है, डिटॉक्स करना है बॉडी, तो फ्रूट फास्ट करिए। फ्रूट सिर्फ खा सकते हैं एंड पानी खा सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो रिस्ट्रिक्ट करिए। बिल्कुल फास्टिंग भी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। सो वाटर कम्स फ्रॉम सॉलिड फूड एज वेल एज फ्रॉम ड्रिंक्स एंड इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन इन द ब्रीथ, स्वेट एंड यूरिन। तो कहाँ से लॉस होता है? एक यूरिन से मैक्सिमम पार्ट रिलीज होता है, एंड सेकेंड ब्रीदिंग। जब भी मैं सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, तो सांस के साथ भी बहुत सारा मॉइस्चर बॉडी से जा रहा है। एंड जब मैं बोल रही हूँ उससे भी हो रहा है। जब भी हम बोलते हैं तो माउथ के साथ बहुत सारा मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, एंड स्वेटिंग तो हमें दिखता है। Then the balance of water retained in the body is carefully regulated by the kidneys, but excessive is lost during vomiting, diarrhea, strenuous activity or hot climate. Normally किडनी से एक्सक्रीट होता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, लेकिन एक्सेस कभी कभी हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में जो बॉडी में रहना चाहिए था लिक्विड, वो भी निकल जाता है। डायरिया में भी जितना बॉडी में रहना चाहिए वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, और बॉडी डायरिया में वाटर काफी लॉस करती है। तो इस केस में हमें वाटर को बैलेंस करना होता है, वाटर इनटेक बढ़ाकर, लाइक इन फॉर्म ऑफ ORS। देन स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज अगर कोई कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है या जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है और वाटर इनटेक नहीं कर रहा है, तो वहां पे भी जो डिहाइड्रेशन हो जाता है। एंड हॉट क्लाइमेट भी एक रीजन है। गर्मियों में काफी जो बाहर में काम करते हैं उनकी कई बार डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हीट की वजह से होती है, उनका डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। जो मॉइस्चर है बॉडी में वो कम हो जाता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, इसीलिए उनकी डेथ हो जाती है गर्मियों में। सो इन सच कंडीशन वाटर एसेंशियल इतना ज्यादा है कि कई बार डिहाइड्रेशन से लोगों की डेथ हो जाती है। अगर किसी को डायरिया है और उन्होंने वाटर मेंटेन नहीं किया तो उससे ऑर्गन फेल भी हो जाता है। वॉमिटिंग हो रहा है और वाटर मेंटेन नहीं किया तो उससे किडनी खराब हो सकती है।
बिकॉज जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है ब्लड का एंड किडनी के आर्टरीज एंड जो वेन्स हैं वो खराब हो सकते हैं. In such condition, water must be immediately replenished or dehydration may result. Dehydration नहीं तो हो जाएगा. And in temperate climate, at least 1 liter of water or fluid should be drunk, and more if heavy work is done. That is written one, but जो रिकमेंडेड है वो बॉडी वेट के हिसाब से होता है 33 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे. ये हम कर सकते हैं आपकी बॉडी को कितना वाटर चाहिए. इन जनरल वी रेकमेंड 2.5 लीटर एक एवरेज इंसान को चाहिए होता है. लेकिन इन केस ऑफ किडनी इम्पेयरमेंट, कुछ प्रॉब्लम है किडनी का, तो फिर हम वहाँ पे रिड्यूस करते हैं वाटर का वॉल्यूम, क्योंकि ऑलरेडी अब किडनी खराब हो चुकी है. तो हम इतना ही वाटर देते हैं जिसमें उसके बॉडी के जो पॉइजन्स हैं वो निकल पाए, एक्सेस किडनी को फिल्ट्रेशन का काम ना करना पड़े उससे, क्योंकि उसका वॉल्यूम ब्लड का बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. तो बार बार उनको यूरिन फॉर्म करना पड़ेगा किडनी को और उसका लोड बढ़ जाएगा. तो इसीलिए वहां पे वाटर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉडी में यूरिया एंड ऑल है उसको भी निकालना जरूरी. तो 1 लीटर तक किया जाता है, उससे कम नहीं किया जाता. एंड 2.5 इज नॉर्मल एवरेज, जो हम बोल सकते हैं जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है. अगर किसी को एडिमा एंड ऑल कुछ नहीं है, कुछ आइस के नीचे स्वेलिंग नहीं हो रहा है, पैर में कुछ स्वेलिंग नहीं हो रहा है, तो हमें वाटर रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है. सोडियम नॉर्मल है, पोटेशियम नॉर्मल है, सिर्फ क्रिएटिनिन बड़ा है, थोड़ा ही किडनी का इम्पेयरमेंट है, तब हमें वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं कर लेने के लिए हम मना करते. लाइक 3 लीटर जो नॉर्मल इंसान है वो 3 to 4 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 5 भी लेते हैं डेंगू के केसेस में, लेकिन किडनी पेशेंट को रिस्ट्रिक्टेड रहता है. You may already know that total body water constitutes 50-60% of body weight. The body of 70 kg adult male contains 42 liter water, 60% of his body weight, while the body of an adult female contains 55%. फीमेल में कम होता है बिकॉज फीमेल की बॉडी में फैट कंटेंट ज्यादा होता है. ओके, फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ जब the different in both sexes is due to higher fat content found in females. बॉडी में मसल ज्यादा होती है, क्योंकि शुरू से उनका ऐसा लाइक वर्क शेड्यूल रहा है, तो एडेप्टेशन होता है, बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं. तो शुरू से वो हेवी वर्क करते आए हैं, मतलब सामान उठाना, ये सब चीजें करना, तो ये जनरली मेल करते हैं, तो उनकी बॉडी ऐसी डेवलप स्टोरेज ज्यादा होता है. This is because the strained muscle contains more water than any other body tissue. As we age, we notice that there is steady fall in the proportion of water, which is due to increased deposition of fat in the body, as well as loss of muscle mass with age. काम क्या करता है, ये एक मीडियम है, इसमें मिक्स होके सारे जो सॉल्वेंट हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड सारे न्यूट्रिशन जो है वो मिक्स होके एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जा पाते हैं, सारे सेल्स के पास जा पाते हैं, और वो सेल्स अच्छे से नरिश हो पाते हैं. जो पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं, लाइक यूरिन में क्या है, वाटर प्लस पॉइजन में मिक्स होके निकलता है. So second is water is as lubricant, एक लुब्रिकेशन का काम करते हैं. जैसे गले में जो म्यूकस जैसा होता है ना, लिक्विड जैसा फील होता है, तो अगर गला ड्राई रहेगा तो हमें कुछ घोटने में, कुछ स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है. लेकिन एक लुब्रिकेशन है, गले में एक म्यूकस है अंदर में, तो उससे हमें स्वेलो करने में इजी होता है.
सो ये एक लुब्रिकेशन का काम करता है. सो वाटर एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर, पानी जो है वो जल्दी से गर्म भी नहीं होता है और जल्दी से ठंडा भी नहीं होता. वाटर में एक क्वालिटी है, तो इसीलिए जो वाटर बॉडी में इतना ज्यादा होने की वजह से जो बाहर का टेम्परेचर है वो बॉडी को इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता. ओके, लाइक हमने बचपन में पढ़ा है कि लैंड में जहाँ ज्यादा लैंड वाला एरिया है वो ज्यादा गर्म रहते हैं, जो सी वाले साइड होते हैं वो थोड़ा लाइक वहाँ का जो वेदर होता है वो थोड़ा अच्छा रहता है ना. तो क्योंकि सी जल्दी गर्म नहीं होती और जल्दी ठंडी भी नहीं होती. रात में वहाँ हॉट ब्रीजेस चलती हैं एंड दिन में वहाँ कोल्ड ब्रीजेस चलती है सी से, कि सी कंपैरेटिवली लैंड से ठंडा होता है. तो वाटर जो है जल्दी से गर्म नहीं होता, जल्दी से चेंज नहीं होता बाहर के इफेक्ट से. तो बॉडी का जो मेंटेन कर पाता है टेम्परेचर वाटर की हेल्प से. जब भी फीवर हो किसी को तो वाटर इंक्रीज करना है बॉडी का, जिससे कि सर्कुलेशन अच्छे से हो ब्लड का और टेम्परेचर रेगुलेट हो. अगर मेडिसिन की जरूरत है तो पैरासीटामोल जरूर देना है. अगर पानी से हो जा रहा है तो लाइक 99 एंड 100 में पानी से हो जाता है, पर अगर कंटिन्यूअस आप वाटर सिप ले रहे तो, जब तक कोई बहुत इन्फेक्शन नहीं हो तो नॉर्मल वाटर से हो जाता है. सो वाटर एज अ सोर्स ऑफ डाइटरी मिनरल, है ना. जो पानी है उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी एडेड हैं. दो वाटर इज कंपोज ऑफ ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O. The water we drink or use in food preparation can contain significant amount of minerals. लेकिन जो हमारा पानी आता है जमीन के नीचे से उसमें और भी मिनरल्स मिक्स है, मिट्टी से और भी मिनरल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें मिक्स हो जाती है. जिंक, कॉपर, फ्लोराइड, बहुत सारे जो प्यूरीफायर होते हैं वो मिनरल्स को निकाल देते हैं. लेकिन आजकल ऐसे भी प्यूरीफायर आते हैं जो प्यूरीफाई करके वाटर को वापस मिनरल्स में ऐड हो जाते हैं. The amount will vary based on source of water. प्लेस टू प्लेस आप देखेंगे कि पानी का जो हार्डनेस है वो डिफरेंट रहता है. कुछ एरियाज में आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से स्किन डार्क होना एंड भूख कम लगना, एसिडिटी होना, ये सब चीजें भी हो जाती है. तो प्लेस टू प्लेस वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्योंकि मोस्टली अंडरग्राउंड वाटर ही यूज होता है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है, उस पर डिपेंड करता है. और वहाँ का मिनरल्स पानी में कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है. The amount will vary based on source of water and any treatment. जो ट्रीटमेंट किया गया उस पर डिपेंड करता है. लाइक जो प्यूरीफायर हम लगाते हैं तो उसने उस पानी में क्या छोड़ा, क्या निकाला, तो ये सब चीजें में भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना मिनरल बचा. While hard water will contain magnesium and calcium, the soft water may contain sodium. So, water distribution in the body. Within the body, water is found in two major compartments. These are intracellular and extracellular. Okay, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो ऑर्गन में काफी चैम्बर्स होते हैं कह सकते हैं. तो सेल्स के अंदर का वाटर, हर एक जो ऑर्गन है वो सेल्स से बना है, ठीक है. तो सेल्स के अंदर में भी लिक्विड है, सेल्स के बाहर में भी लिक्विड है. तो बाहर में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, दो सेल्स के बीच में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट. एंड एक सेल्स के अंदर में भी लिक्विड भरा है तो दैट इज इंट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट. तो ये दो डिवाइड, तो पूरी बॉडी सेल्स से बनी है, तो हर जगह सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर वाटर है, और हर जगह सेल्स के बाहर में भी, दो सेल्स के बीच में भी वाटर है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट. तो दोनों जगह वाटर रहता है. एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर पे डिपेंड करता है सेल्स, स्किन कितनी सॉफ्ट है. अगर ड्राई है दैट मीन्स वहां पे एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर मॉइस्चर कम है. So the movement of water is controlled mainly by osmotic pressure, generally by
inorganic ions in solution in the body. So osmotic pressure is what, कि जहाँ पे पानी कम होगा, ठीक है, मॉइस्चर कम होगा, वहाँ पानी अपने आप चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे उसकी कंसिस्टेंसी कम होगी तो उधर की ओर फ्लो करता है पानी अपने आप। जैसे अब प्लांट होता है, प्लांट भी उसी बेसिस पे काम करता है। अगर प्लांट के पास सफिशिएंट पानी है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा मिट्टी से, वो छोड़ देगा, लेकिन अगर वो ड्राई है प्लांट तो वो मिट्टी से ले लेगा। तो दैट इज ऑस्मोसिस प्रेशर और प्रोसेस। और इस तरह से वो मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में भी पानी आता है जाता है, किन 2-3 फॉर्म में मैंने बताया कि सांस लेते हैं उसमें भी छोड़ते हैं उसमें भी निकलता है, यूरिन में तो निकलता ही है, एंड स्वेटिंग में निकलता है, बोल रहे हैं तब निकलता है पर्स्पिरेशन। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी निकलता है और वो नीचे से लेते हैं। लेना जरूरी है, निकलना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी लेंगे तो दूसरा मिनरल्स और ऐड ऑन होगा बॉडी में। अगर वही पानी, अगर नेचर ने ऐसा बनाया होता है कि बॉडी में वही पानी सर्कुलेट हो रहा है, उसी से काम चल रहा है, पानी लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा जो मिनरल पानी के सोर्स से आ रहा है वो नहीं होता, जो पॉइजन है बॉडी से वो निकालने हैं वो नहीं होता। तो इसीलिए आना और जाना दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं वाटर बैलेंस। ये बैलेंस होना जरूरी है। जो 2/3 पार्ट जो वाटर है वो उतना ही रहना चाहिए, ना कि उससे कम ना कि उससे ज्यादा। The amount of fluid the body is tightly controlled because imbalance can be डिवास्टेटिंग। इम्बैलेंस मतलब कम होना भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ज्यादा होना भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इज अचीव्ड बाय एडजस्टिंग बोथ वाटर इनटेक एंड एक्सक्रीशन इज नीडेड। तो एक्सक्रीशन भी जरूरी है, निकालना भी जरूरी। इनटेक एंड आउटपुट बोथ आर कंपल्सरी टू मेंटेन बॉडी हेल्थ। सो सोर्सेज क्या है वाटर के? तो पानी जो हम पीते हैं वो तो है ही, उसके बाद हम जो लिक्विड्स लेते हैं मिल्क के फॉर्म में, जूसेस लेते हैं, और जो चाय होती है, कॉफी होती है, इनके सोर्सेज में जो जाता है, दाल होती है, तो इन सब सोर्सेज से भी लिक्विड हमारा अंदर जाता है। देन आउटपुट तो हमने पढ़ा ही, एक रीनल लॉस जो यूरिन के फॉर्म में होता है। Then renal loss. Normal adult kidney excrete about 1 to 2 liter in urine daily. Okay, इतना एवरेज है, ये नॉर्मली है, क्योंकि लोग 1 to 2 लीटर अराउंड पानी पी रहे हैं। दिस इज अराउंड, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि और भी पानी वाटर लॉस हो रहा है दूसरी जगह से। The water is the total volume is made up of two portion, obligatory and facultative. So skin, the water loss from skin is through perspiration, which could be insensible or or visible. तो दिख भी सकता है, हम पसीना जो दिखता है उससे भी दिखता है, और पर्सपिरेशन जो हम बोलते हैं उससे भी निकलता है जो नहीं दिखता। Third is intestine. The small quantity of water is normally lost in feces, but this can exceed 5 liter in diarrhea one episode. ठीक है, per episode. So जनरली जो नॉर्मल इंसान का जो स्टूल होता है, नॉर्मल स्टूल, फीसेस, पॉटी, तो उसमें बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, लाइक 100 to 200 ml, 100 ml कितना होता है, बहुत थोड़ा होता है, तो बहुत कम मॉइस्चर जाता है उससे। लेकिन जब डायरिया हो जाता है तो उस केस में 5 लीटर तक भी बॉडी से निकलता है। तो अगर 5 लीटर जैसा बॉडी से निकल रहा है तो 5 लीटर अंदर भी जाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जैसे भी डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज्यादा, स्किन ड्राई हो रही है, लिप्स फट रहे हैं, तो फटाफट उनको क्या करते हैं, सलाइन चढ़ा देते हैं। तो अगर हम पहले से ही घर से पानी पीते रहेंगे तो वो उतना सीवियर नहीं होगी कंडीशन। Then lungs. The air expired from the lungs also contain water. Any condition that would increase the rate of respiration. So जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें भी मॉइस्चर निकलता है।
जब हम गर्मियों में बाहर जाते हैं, बहुत अगर लू चल रही है, जैसा वैसा वेदर है, तो वैसे केस में क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते तो मॉइस्चर काफी ज्यादा निकल रहा होता है, तो इसीलिए अच्छे से पानी पी के बाहर निकला जाता है। The body has no provision of water storage, therefore, the amount of water loss every 24 hours must be replaced to maintain health and body efficiency. तो ऐसा नहीं है कि हम अगर पानी पिएंगे नहीं तो निकलेगा ही नहीं, वो मेंटेन करके रखेगा, ऐसा स्टोर नहीं कर सकते, बॉडी को निकालेगा ही। ऐसा करेगी थोड़ा सा जरूर उसमें एक्शन होगा कि वो कम निकालेगी, जो यूरिन होगा वो थिक हो जाएगा एंड कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो जाएगी, और जो आपको स्टूल होगा वो ड्राई होने लगेगा, उतना ज्यादा जो 100 ml है वो उतना भी नहीं होगा, वो ड्राई स्टूल होने लग जाएगा। तो ये सब चीजें स्टार्ट होने लग जाएंगी पहले से ही, पूरी तरह से वाटर लॉस होने के पहले। द प्रीशियस नीड ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स बॉडी वेट। ओके, जैसा वेट है, जैसी लाइफस्टाइल है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना पानी चाहिए। So here is mentioned 35 ml per kg in adults. I have mentioned 33, जो हम वर्ल्ड वाइड मानते हैं, that is 33. Here is mentioned 35. So अगर किसी इंसान का वेट के 60 kg है तो 35 ml इंटू 60 होगा, तो वो ml में निकलेगा, फिर उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 50 to 60 ml पर केजी इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑर्गन ऑलमोस्ट उतने ही साइज के होते हैं, सिर्फ बॉडी साइज, लिम्स छोटे होते हैं, हाथ पैर छोटे होते हैं, लेकिन ऑर्गन बहुत ज्यादा हमसे बच्चों के छोटे नहीं होते। ऑर्गन्स बहुत बचपन से ही बड़े साइज के होते हैं, और बहुत धीरे बढ़ते हैं। बस बॉडी में सबसे ज्यादा क्या बढ़ता है, पैर और हाथ बढ़ते हैं। Infants have an increased need of water because of the limited capacity of their kidney to handle the renal solute load, their higher percentage of body water and large surface area. Large surface area told you ना कि organs बड़े हैं comparatively, बड़े लोग का comparatively body surface area बड़ा है, ठीक है। exercise high temperature, uh, exercise high temperature, low humidity, high altitude, high fiber diet, increase fluid needs. तो अगर बहुत एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी एंड दोज कंटेनिंग कैफीन सच एज कॉफी, टी, सोडाज however are not good substitute of water. Both alcohol and caffeine act as diuretics, using the body to lose fluid. तो अगर ये पी रहे हैं कोई अल्कोहल एंड कोई भी डायरेटिक्स, कॉफी, टी, कॉफी, तो उनका वो डायरेटिक्स का काम करते हैं, बार बार यूरिन कराने का काम करते हैं। बार बार यूरिन होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कॉफी का क्या काम है, डिहाइड्रेट करना, सेल्स में से बॉडी वाटर को निकालना, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारे हर सेल वाटर को लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। हर एक सेल, जो छोटा छोटा सेल, आप यहाँ का एक सेल निकालेंगे, वो भी अपना सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, ब्लड का न्यूट्रिशन ले रहा है, छोड़ रहा है, ब्लड का वाटर ले रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर आप समटाइम्स एक चेक कर सकते हैं, कॉफी का थिक सॉल्यूशन आप किसी एरिया में लगाइए, हाथ में, फेस में जल्दी इफेक्ट दिखता है, तो वहाँ की स्किन आपको ड्राई दिखेगी थोड़े दिन बाद, लाइक उसका डिहाइड्रेटेड हो जाएगा वहां से। बहुत सारे फेस पैक्स आजकल मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कॉफी लगाओ, लाइट होगी स्किन। हो सकता है कलरिंग एजेंट कुछ होता होगा कॉफी में जो ऐसा काम करती होगी, ब्यूटी के बारे में आई डोंट नो, मगर उसका जो फंक्शन है दैट इज वाटर को निकालना, ठीक है। तो आपका स्किन वहां पे ड्राई होगा, नेक्स्ट डे आप यू विल फील कि वहां की स्किन ड्रायर है कंपेयर्ड टू अदर स्किन। Excuse me.
So dehydration is defined as an excessive loss of body weight water. It may occur of inadequate intake or abnormal loss of body water or a combination of both. The symptom of dehydration are, क्या होगा फिर बॉडी उसके हिसाब से सिम्टम देगी, like thirst, loss of appetite, decreasing urination, impaired physical performance, nausea, impaired temperature regulation, muscle spasm. Muscle spasm क्या होता है? मसल ऐसे सिकुड़ती है, खिंचती है. So increase pulse rate, increase respiration rate, सांस जल्दी जल्दी निकलेगी, छोड़ेगी, तो ये चीज हो जाएगी. जनरल डिबिलिटेशन, जब भी लूज मोशन या डायरिया होता है तो देखेंगे सांस जल्दी जल्दी इंसान लेता है, क्योंकि वहां पे उसको जो सेल्स हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. वो चाहेगा मुझे जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भी मिले, क्योंकि ऑक्सीजन में भी वाटर का एटम होता है, एंड जल्दी वो सांस भी मिलेगी और जल्दी उसको सर्कुलेशन भी होगा, ब्लड सर्कुलेशन, तो वो न्यूट्रिशन चाहेगा. दे डोंट नो कि ये बॉडी में है कि नहीं, दे वांट कि उनको डिहाइड्रेशन है तो उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए सेल्स को. With water loss in excess of 10% of body weight, there is possibility of cardiovascular failure caused by a reduction of blood pressure and a compensating increase in the heart rate. ठीक है, अभी क्या होगा, सेल्स को चाहिए तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस आएगी, फिर हार्ट बीट भी जल्दी होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा मांगेगा सेल्स, तो हार्ट बीट पंप ज्यादा करेगा, तो इस वजह से कई बार हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर 10% बॉडी वाटर लॉस हो चुका है तो. People for whom water losses may be companioned by significant losses of sodium include those engaged in strenuous physical activity or any sort, those exposed to high environmental temperature at work. ठीक है, काम की जगह में, लाइक लेबरर्स के बारे में एग्जांपल हम ले सकते हैं. द विजिटर टू ट्रॉपिकल रीजन हु आर अनएकस्टमेंट टू हीट, जो इनको आदत नहीं है हीट की, ठीक है, तो सच पीपल एंड इन जनरल एनी वन losing in excess may need small amount of salt along with the fluid they drink to intake up their sodium loss. तो अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है, दैट मीन सोडियम लॉस हो रहा है, तो वहां पे पानी के साथ थोड़ा सोडियम भी लेना है, या फिर लूज मोशन के केस में भी सोडियम भी ऐड करना है. ठीक है, लूज मोशन के केस में ओआरएस में क्या होता है, थोड़ा सा शुगर भी रहता है एनर्जी के लिए, कि अगर एनर्जी नहीं है बॉडी में, सप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं खा रहा, शुगर इसलिए भी ऐड होता है कि डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स बहुत टाइम से उस बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं बचा, वो निकल रहा है बार बार, तो उसको एनर्जी चाहिए, सेल को एब्जॉर्प्शन अभी कर नहीं पा रहा है जो वेलाई है इंटेस्टाइन का, तो फिर क्या दे रहा है, हम डायरेक्टली पानी में मिक्स कर रहे हैं शुगर एंड सॉल्ट, तो क्या इसको ब्रेक डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, सोडियम भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है एंड शुगर भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, उसको इंटेस्टाइन को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा वहां पे, तो डायरेक्टली सेल में वो सप्लाई हो जाएगा, वहां पे सेल्स को एनर्जी भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा और सोडियम भी मिल जाएगा. तो दीज 3 थिंग्स आर वाइटल थिंग्स जो सेल्स को चाहिए ही चाहिए. वो बिना विटामिन डी के, बिना प्रोटीन के रह लेंगे, मगर कुछ दिन, लेकिन वो बिना इन दोनों के नहीं रह सकते. सो edema is a condition. One more thing I want to add, that
Fluid loss secondary to diarrhea has been responsible for thousands of death of children in developing countries. जो countries अभी तक develop नहीं हुई है पूरी तरह से, वहाँ पे डायरिया भी एक रीजन है डेथ का. तो डायरिया में लोग कुछ नॉलेज नहीं होती तो कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, तो डायरिया उस केस में भी बढ़ जाता है. पानी में उतना वैल्यू नहीं देते, पानी नहीं देते, तो फिर उस केस में बच्चे का डेथ हो सकता है. सो यहाँ पे हमें ORT देना है. ORT इज अ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. जो हाइड्रेशन नहीं है बॉडी में उसको रिहाइड्रेट करना है. तो यहाँ पे क्या करना है, वाटर, सॉल्ट एंड शुगर, 3 चीजें हमें देनी है. एक्सक्यूज मी. Then it is a condition in which water retain in body. जब पानी बॉडी में जमा हो जाता है, that is edema. In some pathological condition, the body is in a positive water balance, that is the intake of fluid is greater than the excretion, and the patient is said to have edema. तो पेशेंट को हम कहेंगे उन्हें एडिमा है. तो एडिमा हम चेक कर सकते हैं कि जब हम कहीं पे भी, जनरली वाटर जो है वो लोअर बॉडी में ही होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स. तो लोअर बॉडी में पानी जनरली जमा होता है. तो या फिर हम जब सोते हैं तो फेस में होता है, क्योंकि फेस की स्किन पतली होती है, तो यहाँ पे इजिली दिख जाता है. तो आइज के नीचे यहाँ पे स्किन काफी पतली होती है, तो जो उठते हैं तो यहाँ पे स्वेलिंग रहती है. बाकी बाद में थोड़ा ठीक हो जाता है फेस में, लेकिन फेस में भी दिखता है, लेकिन मोस्टली पैरों में रहता है. तो इसको हम चेक कर सकते हैं. जब हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, अगर एडिमा है, इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रेस रह जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा. तो दैट इज कंडीशन टू चेक एडिमा सिम्टम. तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर लेवल ज्यादा हो गया है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट वाटर, कि पानी कितना कम होने से क्या होगा, ज़्यादा होने से क्या होगा. ज़्यादा होने से भी डेथ हो सकता है. वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब इसका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर वाटर ज़्यादा है तो प्रेशर हाई होगा. प्रेशर हाई होने से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. थर्ड इज डाइटरी फाइबर. ओके, next is some food, particularly cereal and some fluids and vegetable, contain substantial amount of dietary fiber or roughage. In contrast to other nutrient, this mixture of इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, जो भी फाइबर हम जो लेते हैं वो हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती. दैट इज जस्ट मीडियम ऑफ पासिंग दैट मटेरियल्स. ओके, जो हमने खाए हैं, तो स्टूल को निकालने में वो हेल्प करता है. सो द प्रॉपर्टी इज बेनिफिशियल टू हेल्थ. ये जस्ट बेनिफिशियल है फाइबर लेना. So it is not, dietary fiber is the edible part of the plant or analogous carbohydrate that are resistant to digestion and absorption in the human small intestine, with complete or partial fermentation in large intestine. जो fermentation होता है intestine में, उसके बाद भी वो डाइजेस्ट नहीं होता. जो सेल्यूलोज होता है, जो फाइबर्स होते हैं, वो सिर्फ काउस डाइजेस्ट करके उसको यूज कर पाती है. या फिर कोई भी हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं, जो घास खाते हैं, तो दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज ऑल्सो. वहां से भी उनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है. तो हम जो जनरली खाते हैं, अगर कोई भी सब्जी है ना, उसका मान लीजिए पालक है, तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट लिखा रहता है आपका, उसमें मान लीजिए इतना कार्बोहाइड्रेट है, लाइक 60 कार्बोहाइड्रेट है इन 100 ग्राम्स. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो 60 आपका बॉडी यूज करेगा. उसका
काफी कुछ पोर्शन ही करेगा, क्योंकि उसमें जो फाइबर से जो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है वो बॉडी यूज नहीं कर सकता। इसीलिए हम जो वेट लॉस कराते हैं उसमें वेजिटेबल्स खाने ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में फाइबर ज्यादा होता है। तो आप ले तो रहे हैं, पेट भर रहा है, बल्कि भी हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, बाकी चीजें जो बॉडी को चाहिए वो तो कम नहीं चाहिए, लाइक प्रोटीन्स हो गया, आपका विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इन ये सब कम नहीं करना है वेट लॉस के केस में, वो सब उतना ही चाहिए, मगर जो कैलोरीज है वो सिर्फ कट डाउन करनी है। तो जो वेजिटेबल है वो बहुत अच्छे सोर्सेज है फाइबर के, तो वो खाने से क्या होगा, न्यूट्रिशन तो सब मिलेगा, लेकिन जो सेल्यूलोज में कार्ब्स है वो बॉडी यूज नहीं करेगा, और पूरा कैलोरीज यूज नहीं करेगा, एंड बॉडी वेट लॉस कर पाएगा। कुछ ऐसे भी फाइबर होते हैं जो इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लाइक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हो गया आपका, पैक्टीन, गम्स, या हेमी सेल्यूलोज होता है जो आधे सेल्यूलोज है, तो उनको बॉडी यूज कर पाती है। पैक्टीन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एप्पल्स एंड मेनी अदर fruits and roots. It forms a stiff jelly when cooked. कुक करेंगे तो वो जेली जैसा हो जाएगा। इट इज नॉट फाइबरस एंड इज completely digested and has little effect in feces. Okay, so yet is often considered as part of dietary fiber. वो भी dietary fiber है, लेकिन उसमें फाइबर इनसॉल्युबल फाइबर नहीं है, और वो डाइजेस्ट बॉडी कर पाती है। तो जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो हम जो लूज मोशन है उस केस में भी दे सकते हैं, और जो कॉन्स्टिपेशन है उस केस में भी दे सकते हैं। लेकिन जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर है, लाइक लीव्स हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हो गए जिसमें बहुत सारा फाइबर है, लाइक ऑरेंजेस एंड ऑल, तो इनको हम लूज मोशन के केस में नहीं दे सकते, क्योंकि वो काफी बल्कि कर देगा इंटेस्टाइन को, और उसका प्रेशर बढ़ाएगा, और स्टूल फॉर्मेशन ज्यादा होगा और बहुत बढ़ जाएगा लूज मोशन। ओके, एंड सॉल्युबल फाइबर क्या होता है, एक जेली जैसा फॉर्म करता है जो बाइंड करता है स्टूल को। अगर अलग अलग स्टूल है, लिक्विडी है, पानी अलग है, सॉलिड अलग है, तो उसको एक बाइंड करने का काम देता है, तो इससे स्टूल अच्छा फॉर्म होता है। तो सॉल्युबल फाइबर इज गुड इन लूज मोशन ऑल्सो। सो बनाना इज वेरी गुड सोर्स सॉल्युबल फाइबर। आप लूज मोशन में बनाना बहुत आराम से दे सकते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उस केस में हम रॉ बनाना देते हैं, तो उसमें फ्रुक्टोज कम होता है, तो बॉडी उसके लिए उससे शुगर इमिडिएट नहीं बढ़ाती, लाइक बॉयल मैश्ड रॉ बनाना, अनड्राइड बनाना वी कैन से। एंड फाइबर का एक और काम है, हमें भरा भरा फील करता है, सटाइटी फीलिंग देता है, तो हमें बार बार खाने की इच्छा नहीं होती, तो इट इज़ वेरी गुड इन वेट लॉस। एंड ये लेक्सेटिव का काम करता है, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर, सॉरी इनसॉल्युबल फाइबर, ये पॉटी कराने में हेल्प करता है, तो दिस इज लेक्सेटिव काइंड ऑफ। सो हेल्थ एक्सपेक्ट क्या है, that is dietary fiber plays a protective role against chronic degenerative diseases like CHD हो गया या फिर CAD हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, तो इनमें डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कैंसर में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसमें जो भी टॉक्सिन्स है इंटेस्टाइन में उनको क्लीन करता है। Further, fiber has been shown to lower serum estrogen concentration and therefore may have a protective effect against hormone-related cancers. Recent studies have shown a decreased risk of endometrial cancer
ovarian cancer and prostate cancer with high fiber intake. So this is very good news that by eating fruits and vegetables ये कैंसर से इन तरह के बचा जा सकता है. Thus, dietary fiber is now recognized as important component of डाइट. पहले जब हम पढ़ते थे फाइबर को उतना रोल नहीं रहता था बुक्स में नाम, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मेंशन रहता है कि फाइबर इनटेक क्या है. अलग से फाइबर्स भी आते हैं. सेल्यूलोज इंडिया में तो उतना नहीं मिलता, लेकिन फॉरेन कंट्री में सेल्यूलोज पाउडर्स आते हैं अलग से. तो क्या करते हैं लोग, सेल्यूलोज खा के फिर खाना खाते हैं, तो क्या होता है पेट बल्की हो जाता है. सेल्यूलोज खा के पानी पी लेते हैं या पानी में मिक्स करके सेल्यूलोज खाते हैं, तो फिर पेट बल्की रहता है, फूला भरा हुआ रहता है, तो और बार बार खाने की इच्छा नहीं होती है. मगर इंडिया इतना वेजिटेबल अवेलेबल है कि हम वेजिटेबल के फॉर्म में खा सकते हैं, उसमें दूसरे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे, तो दैट इज गुड थिंग. वी आर वेरी रिच इन वेजिटेबल थिंग कि हमें हर गली में अच्छी हार्ट्स मिलते हैं और जहाँ पे बहुत फ्रेश वेजिटेबल मिल जाता है. We learned about calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chloride, है ना, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा. So fiber and water is also very essential. So here is a table on page number 79 जिसमें कितना रिक्वायरमेंट है. Okay, it is vitamin K. There are some tables जहाँ पे सब विटामिन ए, विटामिन के सबका चार्ट दिया हुआ है कि कितना रिक्वायरमेंट होता है. आई विल शेयर अगेन दैट NIN का PDF जिसमें भी ये चार्ट्स दिए हैं, तो आप उसको भी रेफरेंस ले सकते हैं. तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड पेपर 1. Okay, so in next class we will start paper 2, that is physiology, I think. तो हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आपको आई होप मज़ा आएगा. फिजियोलॉजी में बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑल एवरीथिंग है उसमें. Okay, so any queries about paper 1? सो कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये मैक्रो में आते हैं, ग्राम्स में हम लेते हैं. और माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई पूछेगा तो दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स जो माइक्रो ग्राम्स में लेते हैं, वो ग्राम्स में नहीं होते, तो काफ़ी कम क्वांटिटी चाहिए होती है उसकी. लेकिन फिर भी ये अवेलेबल बहुत कम होते हैं, तो हमें कई बार उसको भी पूरा करने में प्रॉब्लम होती है. सो कई लोग विटामिन ई की कैप्सूल्स खाते हैं, तो विटामिन ई ऐसा न्यूट्रिएंट है जो टॉक्सिसिटी कर सकता है. तो जब भी कोई मेडिसिन खाए, फैट्स से कंसर्न है, तो ऑलवेज ब्रेक करके टॉक्सिसिटी होने की चांस नहीं रहते. जज नहीं कर सकते, तो फिर आप 1 मंथ खा सकते हैं विटामिन ई, खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको 1 मंथ ब्रेक करना होता है. विटामिन ई प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कैंसर ऑल्सो. तो these things
एंड कोशिश करिए सन एक्सपोजर जितना हो, लाइक अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर। एंड